हाँ, तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी जो आरव पुस्तक है, इसी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है हमारी, जो एक-एक अंक में आते हैं परीक्षा में। उन्हीं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस पुस्तक का जो 5वां पार्ट है, जो कि जिसके लेखक हैं, कवि हैं, वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। और शमशेर बहादुर सिंह जो है, इनकी कविता है हमारे पाठ्यक्रम में उषा, है। ये हमारी इनकी कविता है उषा। बहुत छोटी कविता है और बहुत अच्छी कविता है। ये बस इतनी सी कविता है इनकी। ये कविता है उषा। और इसी पाठ को समझेंगे, साथ में फिर इसके जो छोटे-छोटे एमसीक्यू है उनको समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ। तो 13 जनवरी सन 1911 को हुआ। ठीक है। कहाँ हुआ? देहरादून में। इस बात का ध्यान रखेंगे सभी, क्योंकि ये जीवन परिचय में नहीं लिखना ना, कि अपने को जब वो लेखक परिचय आता है भाषा शैली, उसमें भी नहीं लिखना है। केवल इसको कभी-कभी वो जो वैकल्पिक होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, वो जोड़ी में पूछ सकता है, कभी सत्य असत्य में पूछ सकता है। तो इस तरह से हम लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए। ठीक है। और साथ ही इनको 2 पुरस्कार जो है वो, और तो बहुत सारे अनेक पुरस्कार मिले, लेकिन महत्वपूर्ण पुरस्कार एक तो कबीर सम्मान, ध्यान रखेंगे। इनको कबीर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि इनको एक कबीर सम्मान मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो भी मिला है। और सन 1993 में अहमदाबाद में इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि मृत्यु पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्य ज्ञान के लिए आपको याद रखना है। तो ये मृत्यु वैसे पूछते नहीं है कभी भी, लेकिन कभी पूछे तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने आपके लिए समझा दिया। और 2 पुरस्कार इन्हें मिले हैं, तो कभी भी साहित्य अकादमी कबीर सम्मान किस किस को मिला है, तो एक ये प्रश्न भी बनता है। कबीर सम्मान बहुत सारे लोगों को मिला है, कबीर सम्मान, है ना? तो किस किस को मिला है, ये चीजें हमने अभी तक देखी थी, है ना? तो ठीक है ना? तो इसमें हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे कि प्रमुख सम्मान जो है कबीर सम्मान किस-किस को मिला। जैसे एक निराला को मिला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिला है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोगों को पता होनी चाहिए कि किस-किस व्यक्ति को, जैसे ये यहाँ पर कबीर सम्मान जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनको भी मिला है यही सम्मान। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं, और अभी फिलहाल तो हम शमशेर बहादुर सिंह की जो पुस्तक है उषा कविता, इसको देखते हैं। तो हमें ध्यान रखना है 13 जनवरी 1911 में इनका जन्म हुआ। साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान जो है उन पुरस्कारों से साथ-साथ अनेक पुरस्कारों से इन्हें लिखा। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है, ये एक पंक्ति है। देखिए इनके कौन-कौन से प्रश्न बैठते हैं, है ना? कौन-कौन से प्रमुख प्रश्न हैं, वो अभी देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग इनके प्रश्न उत्तर की ओर, है ना? एक-एक अंक के जो प्रश्न उत्तर है, उनकी ओर चलते हैं, और बाकी इस पाठ को भी समझने का प्रयास हम करेंगे, जो भी पाठ है ये उषा कविता। तो बच्चों, हम लोग अब सीधे उषा कविता को पढ़ेंगे बिना समय गँवाए, क्योंकि मुझे पता है कि आपका समय जो है बहुत ही कीमती है। आप लोगों को बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, परीक्षा नज़दीक है। तो चलते हैं हम लोग। तो हमने अभी बता ही दिया था कि 13 जनवरी सन 1911 को इनका जन्म हुआ था देहरादून में। अब इसके कुछ बिंदु मुझे अच्छे लगे तो मैंने यहाँ लिख दिए, बाकी फिर प्रश्न यहाँ से शुरू है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले, वैसे तो वीडियो शुरू किए मुझे 3 मिनट 40 सेकंड से ऊपर हो गए, लेकिन फिर भी बोलना चाहूँगा कि अब चैनल पर नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, तथा बेल आइकन को दबा दें, तो आपको हमेशा विषय से संबंधित नई-नई वीडियो मिलती रहेगी। और भी आपको हिंदी विषय से संबंधित कोई भी समस्या होती है, तो आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन लगा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना? जब भी आपको ऐसा लगे, मैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी सहायता करना। तो चलते हैं हम लोग। तो शमशेर बहादुर सिंह और इनकी कविता उषा। अब बिंदु देखेंगे। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय से ठीक पहले के पल-पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय से ठीक पहले के पल-पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। ठीक है? ये ध्यान रखेंगे कि ये किसका शब्द चित्र है, कभी एक अंक में पूछे तो हमें ध्यान रखना है। प्रस्तुत कविता उषा जो है वो सूर्योदय से ठीक पहले के पल-पल जो परिवर्तित हो रहा, परिवर्तन हो रहा, आपने देखा होगा सुबह जो भोर होता है, प्रातःकाल 5 बजे के बाद का समय, तो और जब तक सूर्योदय नहीं होता है, तो प्रकृति कैसे पल-पल परिवर्तन करती है, परिवर्तित होती है।
वही यहाँ पर बताया गया है ना। आगे देखते हैं। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है। तो कभी पूछे कि प्रकृति में होने वाला परिवर्तन क्या बन करके, कौन सा चित्र बन करके अभिव्यक्त हुआ, तो मानवीय जीवन चित्र बन करके, है ना। कौन सा चित्र, ये क्या बन करके अभिव्यक्त हुआ है, प्रकृति में होने वाला परिवर्तन, तो मानवीय जीवन चित्र बन करके ये जो है अभिव्यक्त हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद प्रश्न नंबर पहला, प्रातःकालीन नभ आकाश जो है वो किसके समान बताया गया है। प्रातः काल का जो नभ है, प्रातः काल का जो आकाश है, वो किसके समान बताया गया है, तो नीले शंख जैसा, है ना। ये देखो ना, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, है ना। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, तो नीले शंख के जैसा इसको बताया। भोर का नभ है ना, सुबह का। राख से लिपा हुआ चौका, तो राख से क्या लिपा हुआ है, ये सारी, वैसे तो ये कविता पढ़ेंगे तो हमारे सारे प्रश्न वैसे ही साफ हो जाएंगे, वैसे ही हमें याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए छांट दिए हैं, है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग। प्रातःकालीन नभ जो है आकाश है, किसके जैसा है, नीले शंख जैसा है। उषा का जादू कब टूटता है, तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। जैसे सूर्योदय हुआ और उषा का जादू टूटता है, जैसे कि यहाँ कविता में बताया, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। जैसे सूरज उगता है, सूर्योदय हो जाता है पूरी तरह से, उषा का जादू टूट जाता है। राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है। राख से लिपा हुआ, आपने देखा होगा कि गांव में, आप सभी के गांव में, जो यदि कच्चा घर हो या कभी घर रहा हो, आपने कभी कच्चे घर में निवास किया हो, तो आपके घर में कभी चूल्हा रहा हो, तो आपको पता होगा घर की जो महिलाएं हैं वो उसको गोबर से लीपती है, यहाँ तक कि घर का जो फर्श है पहले कच्चा हुआ करता था, अब भी बहुत सारे लोगों के घर का फर्श कच्चा है, होगा, तो उसको लीपते हैं, तो पवित्रता। और मैं एक कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहूंगा आप लोगों से इसी बात पर, कि मुझे बताएं कि आप में से किस किस का घर आज भी मतलब चूल्हा है, उस पर खाना बनता है आपके घर में और उसको लीपा जाता है, ये है ना। और किसका अभी भी फर्श जो है वो लीपने योग्य है, मतलब कच्चा है अभी भी। तो बहुत अच्छा लगता था उन घरों में, उन चूल्हों पर खाना बनाना, खाना खाना, तो वास्तव में एक पवित्रता जैसा भाव वहां आता था। तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहूंगा आपका कि किस किस के घर में अभी भी ऐसा है जहाँ चौका को लीपा जाता है और अभी भी गोबर से उसका उपयोग किया जाता है लीपने में। तो राख से लिपा हुआ, क्योंकि गोबर का कलर जो है थोड़ी मेहंदी कलर का होता है, लेकिन जो राख है ना, राख कैसी होती है, थोड़ी भूरे रंग की, तो आकाश सुबह सुबह भूरे रंग का होता है, ऐसे ही तो पवित्रता। प्रश्न नंबर चौथा, बहुत काली सिल किससे धुली हुई लगती है, तो लाल केसर से। किससे लिपा गया है, लाल केसर से, है ना। तो जो बहुत काली सिल किससे धुली हुई लगती है, तो काली सिल यानी चट्टान जो है, काली जो है, पूरा आकाश जो है काला रहता है रात में, फिर भूरा होता है और फिर लालिमा युक्त हो जाता है। तो वो कहता है इसको बाद में किससे धो दिया, जो ये कालापन निकला और लाल लाल हो चुका है, लालिमा युक्त हो चुका है, तो लाल केसर से, है ना। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। जरा से ना, थोड़े से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। तो लाल केसर कितना था, जरा सा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत मात्रा में नहीं था। कभी ऐसा है मल दिया ना, उस पर पोत दी हो, उस पर पुताई कर दी हो, उस पर लीप दिया हो केसर से, है ना, मल दिया हो, जिससे वहां पर लालिमा युक्त मौसम हो चुका है। आगे देखते हैं। प्रातः आकाश का रंग कैसा है, तो ये तो कोई भी बता सकता है। छोटे बच्चे से पूछेंगे प्रातः काल के आकाश का रंग कौन सा होता है, आकाश का रंग कौन सा होता है, सभी जानते हैं, नीला, है ना। प्रातः आकाश का जो है वो रंग कैसा है, नीला रंग है, सुबह सुबह वाले आकाश का, है ना। भूरे के बाद धीरे धीरे वो नीला होता जाता है। इसके बाद एक प्रश्न नंबर छठा है, उषा कविता में राख से लिपा हुआ है, तो राख से क्या लिपा हुआ है, चौका। अभी हमने इससे पहले ऊपर रखा था ना, राख से लिपा हुआ चौका, तो राख से क्या लिपा गया है, चौका। तो मैंने आपसे बोल ही दिया, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, तो पता चलेगा किस किस के घर आज भी चूल्हे पर खाना बनता है। तो कम से कम हम लोगों की आपस में एक जान पहचान बनेगी, ठीक है ना। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 8वां, चौका शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो चौका शब्द, वैसे तो चौका
हम हिंदी हमारे गांव में चौका किसको बोलते हैं? रसोई घर को जहाँ खाना बनता है ना, उसे रसोई बनते, भोजन बनता है। लेकिन यहाँ पर चौका शब्द भोर के नभ के लिए, प्रातः काल का जो आकाश है, जो भोर का जो नभ है, उसके लिए चौका शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9 है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? ऐसा क्या था उन्होंने, मतलब कौन सा कोश था जिन्होंने संपादन किया? तो उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया। ये देखो आप पुस्तक में यहाँ पर लिखा है ना, इन्होंने उर्दू हिंदी कोश, है ना, जैसे अपन लोग एक डिक्शनरी बनाते हैं ना अंग्रेजी हिंदी में, जैसे उर्दू से हिंदी में, उर्दू के शब्दों का हिंदी में कैसे अनुवाद होता है या क्या क्या अर्थ होता है, उसी पर इन्होंने एक पूरा एक डिक्शनरी कोश बनाया है। तो इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया है। ठीक है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, है ना। आगे, शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के कवि हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह जो है वो दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। ध्यान रखेंगे, दूसरा तार सप्तक, पहला तार सप्तक जो निकला था वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के प्रतिनिधित्व में निकला था। इनका जो निकनेम है, छोटा नाम है अज्ञे, और प्रथम तार सप्तक निकला था 1943 में, 1943 में, है ना, 1943 जिसे बोलते हैं, 43 जो बोलते हैं। और दूसरा तार सप्तक निकला था 1951 में, ये भी इन्होंने ही संपादित किया था, अज्ञे ने निकाला था। लेकिन इसमें जो कवि थे वो जो 7 कवि थे, उन 7 कवि, तार सप्तक का मतलब एक 7 कवियों का एक समूह, है ना। तो कभी तार सप्तक पर चर्चा करने का मौका मिलेगा तो अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। फिलहाल ये पहले तार सप्तक के कवि है, हालांकि दूसरा तार सप्तक का संपादन भी इन्होंने किया, लेकिन दूसरे तार सप्तक में ये कवि है शमशेर बहादुर सिंह। वैसे तो ये प्रश्न मुझे नहीं लगता आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, लेकिन सामान्य ज्ञान के लिए आप याद कर लें कि दूसरे तार सप्तक और दूसरा तार सप्तक निकला था 1951 में। ठीक है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न बनता है, उषा कविता का वर्ण्य विषय क्या है? क्या है उषा कविता, किस वर्ण, क्या वर्ण्य विषय है, क्या वर्णन हो रहा है इसमें, मतलब उषा कविता क्यों लिखी गई, ऐसा क्या है इसमें, क्या वर्णन हो रहा है? तो इसमें सूर्योदय पूर्व पल पल परिवर्तित प्रकृति परिवेश का वर्णन है। सूर्योदय से पूर्व पल पल परिवर्तित जो प्रकृति है उस परिवेश का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, उषा कविता की भाषा कैसी है? तो उषा कविता की भाषा चित्रात्मक है, खड़ी बोली, इस बात का ध्यान रखेंगे। उषा कविता की भाषा कैसी है दोस्तों? चित्रात्मक और खड़ी बोली, है ना। तो चित्रात्मक खड़ी बोली है। कभी पूछे आपसे कि इसकी भाषा कैसी है, तो इसकी भाषा है चित्रात्मक खड़ी बोली। इसमें पूरे चित्रों का वर्णन किया है। जैसे हम लोग जब इसको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म हमारे सामने चल रही हो, पूरी पिक्चर चल रही हो, पूरा चित्र हमारे सामने आ रहा हो, हम उस पूरी कविता को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद है, उषा कविता के माध्यम से कवि क्या चाहता है ना, क्या करना चाहता है, क्या चाहता है वो? तो परंपरा से हटकर नए उपमानों द्वारा प्रकृति के प्रति रुचि जगाना चाहता है। परंपरा से हटकर नए उपमानों द्वारा प्रकृति के प्रति रुचि जगाना चाहता है ना। परंपरा से हटकर जो नए नए उपमान है, क्योंकि नई कविता प्रयोगवाद, इनमें हुआ ही क्या है, नए उपमान आए, नए बिंब, नए विधान, ठीक है, नई सोच, है ना। तो इसमें परंपराओं से जो उपमानों का प्रयोग किया जा रहा था उनसे हट करके नए उपमानों का प्रयोग किया तथा प्रकृति के प्रति रुचि जो है लोगों की जगाई। इसके साथ ये प्रश्न हमारे पूरे, हम थोड़ा सा पाठ समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कक्षाओं में नहीं समझ पाते, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये पूरा शब्द चित्र है और यहाँ पर बिंब का प्रयोग हुआ है ना, पूरा बिंब है यहाँ पर, नए नए बिंब है। तो आगे बिंब भी मैं समझाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नीला जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो सूर्योदय होते ही जो जादू है वो सारा टूट जाता है। इससे पहले क्या क्या जादू होता है कि प्रातः काल का जो नभ था, प्रातः काल का जो नभ था, जब सूरज अभी नहीं निकला था, तो बहुत नीले रंग के शंख जैसा, अभी आया था ना, आकाश का रंग कैसा होता है, नीले शंख के जैसा या नीला रंग होता है। भोर का नभ है ना, प्रातः काल, भोर का मतलब होता है
प्रातः काल से भी पहले का समय, मतलब सूर्योदय से पूर्व का समय को भोर कहते हैं, है ना। गांव में बहुत सारे नए नए शब्द है इनके लिए। राख से लिपा हुआ चौका, जो अभी राख से लिपा है उस आकाश को, अभी काला था, काले से हल्का बुरा बुरा होता हुआ नीला हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है राख राख से लिपा हुआ और अभी भी गीला पड़ा हुआ है, अभी सूखा नहीं है। बहुत काली सिल, और धीरे धीरे फिर वो सूरज उगने से पहले, सूरज उदय होने से पहले उसकी हल्की से लालिमा छाती है, तो ऐसा लगता है जो काली सिल थी, जो काली जो पट्टी थी या काली चट्टान थी, मतलब पूरा काला आकाश था, उस पर लाल केसर मल दी हो, और जैसे लाल केसर से धुल गया हो, जरा से लाल केसर, थोड़ा सा लाल केसर से उस पर कुछ मल दिया हो, मतलब लाल केसर मल दिया हो जिससे वो धुल गया हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक से मल दी हो किसी ने, है ना। और जो स्लेट होती है, काले रंग की स्लेट होती है, पट्टी जिसे अपन बच्चा छोटा पहली दूसरी कक्षा में जिसे लिखते हैं स्लेट, आपने देखी होगी बचपन में, है ना। अभी भी आपके घरों में बच्चे पढ़ते होंगे तो स्लेट होगी काले रंग की, तो उस पर लाल खड़िया चाक से, है ना, खड़िया चाक यानी जो अपन चौक जो बोर्ड पे लिखते हैं वही जैसा चौक है, लेकिन लाल खड़िया, पहले के जमाने में खड़िया चौक चलते थे, वो मल दियो। नीले जल में किसी की घोर झिलमिल दे, और जब वो नीला पानी है उसी में, जब नीला पानी में कोई गोरी युवती नहा रही हो और उसकी जो देह चमक रही हो, झिलमिल चमक रही हो, ऐसे ही आकाश का दृश्य चमक रहा है, और ये पूरा जादू है, और फिर टूट जाता है इस उषा का जादू जब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये पाठ मैंने आपको समझाया है। ठीक है, और इसके बाद है कौन, किसने मली है ये चाक। कभी आपसे पूछा कि स्लेट या लाल खड़िया चाक मली हो किसी ने, किसी शब्द किसके लिए आया है ना। कभी पूछे किसी ने, तो ये यहाँ देखो इसका उत्तर यहाँ मिलेगा, है ना। ये स्लेट, स्लेट की कालीमा आपने देखा होगा ना, पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। तो कभी पूछे कि किसी शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर, जो तो अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ ही हमारी वीडियो पूरी हुई, और मैं आशा करता हूँ कि आप लगातार चैनल पर बने रहते होंगे, वीडियो देखते होंगे। आप लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग जो है मुझे प्राप्त हो रहा है, और मैं भी आशा करता हूँ कि आपकी परीक्षा जो है अच्छी जाए, आपको अच्छे से अच्छे अंक मिले, ये मेरी इच्छा है। इसीलिए मैंने केवल इतने प्रश्न मैं आपके लिए निकालता हूँ, जो कि जैसे इसमें केवल 13 प्रश्न मैंने आपके निकाले हैं, ताकि अनर्गल प्रश्न आपको न पढ़ना पड़े, और आपका समय भी बचे और आपको अच्छे से याद भी हो जाए। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप इसको सुनकर भी याद कर सकते हैं, है ना। अभी आपके पास लिखने का समय नहीं बचा हो तो आप इसे रोज सुनने का प्रयास करें, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। और सुनेंगे तो आपको सारे प्रश्न के उत्तर याद हो जाएंगे, चाहे तो आप एक एक बार इसको देख करके समय हो तो उसको उतार भी नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा हुआ। आप सभी मित्रों का, दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।